बात यहां पर थी कि जो हमास वहां पर संगठन तैयार हुआ, उसका जो बैकिंग करने वाले कंट्री हैं वो इस्लाम के नाम से बैकिंग करते हैं उनकी। हकीकत यह है कि ये लड़ाई स्टेटहुड की है। स्टेटहुड से मतलब है कि राज्य अपना दायरा बढ़ाएगा, अपने अपने आप को प्रिजर्व करेगा। जब इजराइल, चूंकि ये तो जाहिर सी बात है कि ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब खत्म हुई तो एक ऑटोमन एम्पायर और कुर्दिश एम्पायर के 50 देश बन गए, और 1948 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो इजराइल का निर्माण हो गया। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ कि केवल इजराइल का निर्माण हुआ हो, ऐसे तो बहुत सारे राष्ट्रों का निर्माण हुआ। जैसे भारत में ही भारत टूटकर पाकिस्तान बना, या हम कहें कि कभी श्रीलंका भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, मॉरिशस भारत का हिस्सा हुआ करता था, मालदीव भारत का हिस्सा हुआ करता था, नेपाल स्वतंत्र राष्ट्र जरूर था, तो स्वतंत्र देश जरूर था, लेकिन राष्ट्र एक था और चक्रवर्ती सम्राट बैठते थे। भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट बैठे हैं। ऐसे इस क्षेत्र में आज का बांग्लादेश भी उसी में आता है, म्यांमार भी कभी यही हुआ करता था, और म्यांमार तो 1937 में अलग हुआ। कुल मिलाकर बात यह है कि 1947, 46, 45 में जिस समय ये सब देश आजाद हुए, भारत सहित 56-57 देश जिस पर ब्रिटेन का कब्जा था, उनको स्वतंत्र किया गया। तो आखिर ब्रिटेन ने यहूदियों को अलग स्थान क्यों दिया? हुआ क्या कि जो मैंने कहा कि जब एक्सोडस हुआ, जैसे जम्मू कश्मीर से हिंदुओं का एक्सोडस हुआ, जिसको आप कश्मीरी पंडित भी कह लेते हैं, हिंदुओं का एक्सोडस 7 एक्सोडस हुए, 7 बार उनका निष्कासन हुआ। 1989-90 में सबसे अंतिम निष्कासन हुआ। वैसे ही यहूदियों का भी निष्कासन उस स्थान से हुआ, क्योंकि वो पवित्र स्थान तो नहीं का, उनका वहीं पर उनका जन्म है। तो वो जर्मनी में बड़ी संख्या में चले गए, भारत की तरफ चले आए। जर्मनी में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारा जर्मनी और हिटलर सत्ता में बैठा, तो हिटलर का एक विचार था, क्या क्या उसके विचार थे जिस पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा? उसका विचार था कि जो यहूदी समाज सबसे ज्यादा वहां पर है, यानी कि जर्मनी में है, वो हारने का मुख्य कारण है, उसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गए। दूसरा वो कहता है, माई लाइफ नाम की उसने पुस्तक लिखी थी, उसमें उसने कहा था कि जर्मनी लैंडलॉक था, जर्मनी के पास समुद्र नहीं था, इसलिए जर्मनी हार गया। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, थॉट कैसे युद्ध करवाते हैं, एक थ्योरी दी थी सेवेन्नी ने। सेवेन्नी वहां का एक फिलोसोफर हुआ है, वहां का एक दार्शनिक हुआ है, और बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है। तब जर्मनी 2 हिस्सों में था। सेवेन्नी कहता है कि उसकी फिलॉसफी है वॉल्कजिस्ट। वॉल्कजिस्ट वो कहता है कि अपनी जो तुम्हारी अपनी फिलॉसफी है, या जो कॉन्शियस सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो प्रबल होनी चाहिए। तो उसका जो हिटलर का विचार आया, उसने कहा कि चूंकि ये यहूदी यहां पर थे, इनका वैसा सहयोग नहीं मिला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसा सहयोग मिलना चाहिए था, ये हमारे राष्ट्र में रहते हैं और इनका सहयोग नहीं मिला, इसलिए जब वो सेकंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा तो उसने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया। लाइन से मरवाता था, जमीन पे गड़वा देता था। अब यहूदी की अपनी लैंड तो थी नहीं। हकीकत तो यह है कि जर्मनी भी यहूदियों की अपनी लैंड नहीं थी। हां, भारत में यहूदी जीवित रहा, क्योंकि भारत में ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आती, और भारत में जिसको अकबर या मुगलों को बहुत महिमा मंडित किया गया है, वो उन स्थानों तक सही से पहुंचे ही नहीं जहां पर यहूदी भारत में वास करते थे। वो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में रहे। साउथ इंडिया में मुस्लिम शासकों का अलग अलग छोटे छोटे एक आध ग्रुप तो बन गए। कभी टीपू सुल्तान बैठ गया कर्नाटक पर, या फिर आदिल शाह बैठ गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मुगलों का एक छत्र शासन पूरे देश पर रहा हो, जैसा कभी अशोक का रहा है, जैसा कभी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, जैसा समुद्रगुप्त ने किया था, ये या स्कंदगुप्त का शासन था। वैसे शासन नहीं रहा, इसलिए यहां पर यहूदियों की सुरक्षा हो गई, क्योंकि वो हिंदुओं के बीच में रहे, और अगर वहां मुस्लिम शासक बन भी गया था तो हिंदू बहुल क्षेत्र था, इसलिए वो बन गए। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि भारत सेकुलर इसलिए है क्योंकि हिंदू बाहुल्य है। जिस दिन भारत में हिंदू बाहुल्यता खत्म हो जाएगी, या कम हो जाएगी, या बराबरी में आ जाएगी, उस दिन ये देश सेकुलर देश नहीं रहेगा, उस दिन ये रिलीजियस देश बनेगा। अब आपको आज सेकुलर, आज किसी
सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र बनाना है या फिर सेकुलरिज्म का ढांढा पे रखना है और भविष्य में इसको एक रिलीजियस कंट्री बनते देखना चाहते हैं। ये सब बातें अब भारत को अभी डिसाइड करनी पड़ेंगी। तो ये जो रिलीजन है, रिलीजन के नाम पर उनको मारा पीटा गया, फिर से क्रिश्चियनों ने मारा। इसलिए चूंकि जर्मनी वर्सेस ब्रिटेन युद्ध चल रहा था और जर्मनी वर्सेस ब्रिटेन युद्ध चलने की वजह से जब ब्रिटेन जीता, अमेरिका इंटरवीन कर चुका था, जब ब्रिटेन जीता तो फिर उसको यहूदियों की सुधाई, क्योंकि वो उस समय परसिक्यूटेड थे, इसलिए यहूदियों को उनकी अपनी लैंड जिस पर ब्रिटेन का कब्जा था उनको अपनी लैंड दे दी गई और वहां इजराइल का निर्माण हो गया था। तो भैया जब लैंड मिल गई, पाकिस्तान है, मुस्लिम कंट्री है, अपने आप को उसने इस्लामिक कंट्री घोषित किया, लेकिन वो अपनी सुरक्षा तो अंतिम क्षण तक करेगा ना। हालांकि अस्वाभाविक बंटवारा भारत का हुआ, अस्वाभाविक बंटवारे भारत के बहुत बार हुए और वो हर बार खत्म हुए, यानी कि वो बंटवारे चले नहीं। भारत कई बार विभाजित हो चुका है और हर बार वो एक सब कॉन्टिनेंट के रूप में उभर कर आया। एक बार तो ऐसा हो गया था कि भारत में कहना शुरू कर दे केवल बुद्ध, और चूंकि केवल बुद्ध शुरू हो गया अशोक के बाद, तो फिर केवल बुद्ध के चक्कर में भारत टूटता चला गया और पुष्यमित्र सिंह को केवल बुद्ध खत्म करना पड़ा। तो भारत से बौद्धिज्म खत्म हुआ और उसने ईस्ट में शरण ली। यानी कि भारत का स्वभाव है कि वो कुछ समय तक तो ये सब सेकुलरिज्म का झामा देखता है, लेकिन एक समय के बाद वो जब रिटेलिएट करता है, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण के टाइम पर महाभारत ही क्यों ना करनी पड़े या भगवान राम के टाइम पर चाहे वो लंका युद्ध क्यों ना करना पड़े, लेकिन जब वो एक बार करता है तो फिर सारा मैदान साफ हो ही जाता है, चाहे सिर्फ एक तरफ 5 पांडव हो और दूसरी तरफ करोड़ों लोग हों। आप सोच सकते हैं कि महाभारत में भी कितने लोगों की डेथ हुई। महाभारत ऑफिशियली बताती है 136 करोड़ प्लस लोगों को मारा गया था महाभारत में। किसने? 5 पांडवों ने, जो कौरवों की तरफ सब विनाशी लोग इकट्ठे हो गए थे। मैं फिर से आता हूं इजराइल पर। तो इजराइल का जो मामला है वो बढ़ते बढ़ते मैंने कहा कि इजराइल का राइट है कि वो अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करे, जिसमें उसके पास जो आज की तारीख में जिसको आप इजराइल कह लेते हैं और जिसको फिलिस्तीन कहते हैं, ये दोनों ही राज्य इजराइल के पार्ट हैं जो उसने 1967 में जीत लिए। अब उसमें समस्या सिर्फ इतनी रह गई कि जो गाजा पट्टी का क्षेत्र है या जो वेस्ट बैंक का क्षेत्र है या फिर जो ईस्ट यरूशलेम का क्षेत्र है, ये क्षेत्र में एथनिक आबादी, मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी और उसको ऑटोनॉमिक क्षेत्र 1990 में बना दिया उसने। अगर वो 1990 में रशिया और यूएस के इंटरवेंशन के बाद उसको ऑटोनॉमस क्षेत्र न घोषित करता तो शायद इजराइल अक्षुण्ण होता, लेकिन अब वो चूंकि ऑटोनॉमस क्षेत्र घोषित कर दिया, इसलिए मुस्लिम स्कॉलर्स ने उनको भड़काना शुरू किया और उधर से मुस्लिम कंट्रियों ने वहां एड देना शुरू किया। अब देखिए कि ऑटोमन अंपायर और कुर्दिश अंपायर टूटकर 50 देश बने, तो 51वां इजराइल क्यों नहीं बन सकता? इजिप्ट को लगा, जॉर्डन को लगा, उस समय सीरिया को लगा कि हम बढ़ाकर ये क्षेत्र और मिला लेंगे। और युद्ध किस नाम से किया? रिलीजन के नाम से युद्ध किया, क्योंकि सबसे आसान अगर कोई युद्ध संसार में होता तो वो रिलीजियस युद्ध होता है, क्योंकि रिलीजन के नाम से आपको पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, रिलीजन के नाम से आपको सेनाएं नहीं बनानी पड़ती, रिलीजन के नाम से उनको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, व्यक्ति स्वयं में मरने जीने को तैयार घूमता है रिलीजन के नाम से। इसलिए वो जो रिलीजियस कार्ड है, वो कार्ड पाकिस्तान आप देख रहे हो लगातार खेलता है, वो रिलीजियस कार्ड भी उस समय जॉर्डन और इजिप्ट और उन कंट्रियों ने खेला कि ये इस वजह से हमें ये चाहिए क्योंकि यहां मुस्लिम आबादी है, इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी है, इसलिए हमको चाहिए। उन्होंने 67 में उस पर युद्ध कर दिया था। अब मुस्लिम आबादी है तो हमारे रिलीजन की आबादी है, हमारे रिलीजन की है तो हमको वापस मिलनी चाहिए। अंग्रेज जिस समय मार रहा था, अंग्रेज जिस समय कब्जा किए हुए था, अंग्रेज जिस समय पूरे अरब पर कब्जा किए हुआ था, उस समय अरब कंट्रीज को यह नहीं समझ में आ रहा था कि उनका कोई स्टेटहुड भी है। लेकिन जब स्वतंत्र हो गए तो फिर से इस्लाम के नाम से चल दिए और अब 50 देश बन गए साहब। 50 देश क्यों बन गए? अगर इस्लाम के नाम, अगर रिलीजन के आधार पर स्टेटहुड बननी थी तो
तो एक कंट्री बनना था पूरे अरब देश में, जैसे ऑटोमन अंपायर थी। लेकिन ऑटोमन अंपायर टूटने के बाद जो बहुत सारी अंपायरें बनी, इसमें भाई अगुआ कौन बनेगा, कौन इस पर राज्य करेगा, और कौन सा एथनिक इस्लामिक ग्रुप इस पर राज्य करेगा। शियाओं के 12 ग्रुप हैं जो ऑफिशियली हैं, सुन्नियों के 4 बड़े ऑफिशियल ग्रुप हैं, शियाओं के 12 ऑफिशियल बड़े ग्रुप हैं, और सुन्नियों के 4 बड़े हैं, 4 के फिर से होने शुरू हुए। अभी भारत में रहने वाले मुसलमानों को तो यह भी नहीं मालूम होगा कि वो कौन से ग्रुप के हैं। कौन से ग्रुप से मतलब है, जैसे अगर वो कहते हैं कि हम साहब कौन से वाले हैं, कह सकते हैं कि हम हनफी हैं, अबू हनीफा को फॉलो करते हैं। हनफी, मालिकी, शफी और मतवली, ये 4 बड़े ग्रुप हैं जो आपस में जीवन भर पैदा होते ही लड़ना शुरू कर दिया था जिन्होंने। अब उनमें से भारत में अगर कहते हैं लोग कि हम, कुछ लोग तो हनबली अपने आप को कहते हैं, कुछ शफी अपने आप को कहते हैं, और शियाओं में कुरैश फिरैश अपने आप को कहते हैं। तो अगर वो ये कहते हैं हम हनफी हैं, तो हनफियों में कौन से? अब वो हनफियों में 40 ग्रुप बने, 40 चेहरीसा एक बैठाया था अबू हनफी ने, उसके 3 बड़े ग्रुप बने थे। एक यूसुफानी, यानी कि हिंदुस्तान में अबू यूसुफ आया था, तो जिनको वो संपर्क में आया वो अपने आप को यूसुफानी कहते हैं। उस समय मोहम्मद जो अबू हनीफा का साथी था, इमाम मोहम्मद, वो भी आया था, वो लेकिन उस बॉर्डर के क्षेत्र पर था। तो किसको फॉलो करते हैं, कौन से ग्रुप हैं, ये कुछ नहीं पता। भारत में भी आज की तारीख में 150 प्रकार के ग्रुप हैं, क्योंकि अलग अलग अरेबियन आए और उन्होंने अलग अलग तरह से यहां मुसलमान बनाए, और जो जिसको फॉलो करता गया वो वैसा बनता चल गया। उनकी मस्जिदें अलग हैं, उनके रिलीजन अलग हैं, उनके शादी बारात नहीं होते, उनके यहाँ खान पीन नहीं होता, उनके यहाँ संबंध नहीं होते, रोटी बेटी का साथ नहीं है। ऐसे 150 ऑफिशियली, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया कि ऑफिशियली कयानी कमीशन पाकिस्तान का डिक्लेयर कर चुका है कि 150 प्रकार के यहां मौलाना मौलवी पाए जाते हैं, और वो अपनी अपनी कहानी अलग बताते हैं सब। तो अगर 50 देश बन सकते हैं तो 51वां इजराइल क्यों नहीं बन सकता? लेकिन अभी 50 स्वीकार हैं, 50 एथनिक ग्रुप्स ऑफ इस्लाम, लेकिन इजराइल में कब्जा इस आधार पर करना है कि मुसलमान हैं। उस गाजा पट्टी के क्षेत्र में इजराइल की पूरी आबादी का लगभग 21% मुसलमान है, जो इजराइल को खटकता है। हर 5 वर्ष में, अप्रॉक्स 5 वर्ष में बड़ा युद्ध होता है इजराइल और हमास थोड़ी बहुत इकट्ठी कर लेता है, कुछ नई पैदाइश कर लेता है, कुछ नए बच्चे पैदा कर लेता है, और फिर जैसे ही उसको लगता है कि अब मरने लायक हो गए हैं तो युद्ध कर देता है। अगर इधर फिलिस्तीन में 5000 लोग मरते हैं तो उधर 50 उधर भी मरते हैं, लेकिन 50 और 5000 का रेशियो है 1967 से लेकर अभी तक। अभी जो कल किया उन्होंने, वो तो एक गजब का ही काम किया कि ये ऑटोनोमस क्षेत्र जब 1990 में घोषित कर गया तो साहब हमें अलग करना है, हमें फिलिस्तीन देश बनाना है, हमें अलग देश बनाना है, हम इजराइल के साथ नहीं रह सकते। और यरूशलेम जैसा इजराइल ने कहा कि हमारी भाई पूरा का पूरा यरूशलेम, जो पूरा देश हमारा है, गाजा पट्टी भी मेरी है, ठीक, फाइनली तो कब्जा मेरा ही है, गाजा पट्टी पर मेरा कब्जा है, वेस्ट बैंक पर मेरा कब्जा है, ईस्ट यरूशलेम पर भी मेरा कब्जा है। आप ऑटोनोमस क्षेत्र हैं, तो फिर ये तो नेशनल वहां की गवर्नमेंट तय करेगी इजराइल की। इजराइल की नेशनल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई यरूशलेम पूरी राजधानी, क्योंकि उनकी पैदाइश तो यरूशलेम से ही है। अब ईस्ट यरूशलेम में जो मुस्लिम वर्ग रहता है और जो परेशान करता है, जिस टेंपल माउंट की चर्चा हो रही, वो टेंपल माउंट यहूदियों के लिए और वही स्थान अल-अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए, सेम प्लेस। झगड़े होने स्वाभाविक है। हां, लोग जो हमारे भारत के लोग हैं वो ये भी कह सकते हैं भैया दोनों स्थान तोड़कर वहां हॉस्पिटल बनाओ, वहां एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओ, वहां एक मेडिकल कॉलेज बनाओ, बढ़िया दोनों विकास करें, हिंदू मुसलमान भी पढ़े और यहूदी भी पढ़े, क्या पढ़ाई होनी चाहिए वहां पर, बढ़िया स्थान बनाओ। लेकिन वो झगड़ा हो रहा है। कुल मिलाकर उस मामले में, ईस्ट यरूशलेम के मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल है।
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कुछ समय में आने वाला था, सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी थी। क्या ईस्ट यरूशलेम में मुसलमानों को रखना है या उनको वहां आदेश देना है कि आप गाजा पट्टी में रहिए जाके? उम्मीद ये थी कि इजराइल का सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि चूंकि यरूशलेम राजधानी, पूरा यरूशलेम राजधानी है इजराइल की, और विश्व के बड़े कंट्री, अमेरिका जैसे कंट्री, डोनाल्ड ट्रंप उसको रिकॉग्नाइज कर गए थे और बाइडेन ने अभी फिर से रिकॉग्नाइज किया है, और फ्रांस ने उसको रिकॉग्नाइज किया, बहुत सारे कंट्रियों ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। तो अब क्यों वहां मुस्लिम रहेगा? या तो मुस्लिम रहेगा तो फिर वो इंटरनल डिस्टर्बेंस करेगा, इसलिए उनका मानना ये रहा होगा कि भाई ईस्ट यरूशलेम को खाली कर दीजिए, यरूशलेम तक, उसके अलावा जो ऑटोनोमस क्षेत्र आपको दिया गया था, जैसे गाजा पट्टी दी गई थी या आपको वेस्ट बैंक दिया गया था, वहां पर आप रहिए जाके। ये सब कुछ होता, डिसीजन आता, उससे पहले हमास के लोगों ने जो अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे, वहां से रॉकेट दागने शुरू कर दिए इजराइल, मतलब यहूदियों के यरूशलेम की तरफ, जहां यहूदी रहते थे। भारत के भी 2 लोग उसमें मरे हैं। अब इजराइल क्या करेगा? स्टेटहुड बचाना उसका राइट है कि नहीं, किसी भी कंट्री का। भारत में अगर जम्मू कश्मीर में ऐसा होता है, या बंगाल में ऐसा होता है, या केरला में ऐसा होता है, भारत सरकार क्या करेगी? अब कोई उसको एथनिक रिलीजन आधार पर कुछ कह सकता है नहीं साहब, ये तो हमारा रिलीजन का मामला है, ये है वो है। हकीकत ये है कि ये रिलीजियस मामला तो बनाया गया किसी तरह से मुस्लिम कंट्रियों के द्वारा, वो इजराइल का स्टेटहुड का मामला है। स्टेट के अंदर की एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में वो ऑटोनोमस क्षेत्र उसने घोषित किया था 90 में, वो चाहे तो खाली करवाए। कौन स्टेट में तो तय करता ना, स्टेट के कौन कहां रहेगा कौन नहीं रहेगा, पूरी लैंड खाली करवा देता है स्टेट। अब जब इन्होंने हमले कर दिए और बहुत सारे 2000 2500 इन्होंने मिसाइलें दाग दी, उनके पास एंटी मिसाइल सिस्टम बना हुआ था, उन्होंने सब हवा में ही गिरा दी, और वो हवा में जो उड़ी वो भी, उनका मलबा भी ईस्ट यरूशलेम में ही गिरा जहां मुस्लिम आबादी थी। फिर उन्होंने टारगेट करना शुरू किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला था कि ये एरिया खाली होना है कि नहीं होना। अब आपने युद्ध कर दिया तो उनको तो और बहाना मिल गया, अब इंटरनेशनली कोई नहीं कह सकता कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने सीधी बिल्डिंगें बनाकर उन्होंने कहा ईस्ट यरूशलेम में बिल्कुल खाली कर देंगे। हमास के जो आतंकवादी या हमास के जो गुंडे या हमास के जो लड़ाकू हैं, उनको उन्होंने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से कल फंसाकर मार दिया, बहुत बड़ी संख्या में मारा। क्या किया उन्होंने? मीडिया का सहारा लिया और मीडिया ने कहा कि सेना ईस्ट यरूशलेम में घुस रही है। अब सेना ईस्ट यरूशलेम में घुस रही है तो बंकर्स बना रखे थे ये हमास के लड़ाकों ने, वो उन बंकर्स में, उन गुफाओं में घुस गए छुपने के लिए कि इनको पता नहीं लगेगा कि हम कहां पर हैं, और हम गुरिल्ला युद्ध करेंगे, छुप कर इन पर युद्ध करेंगे। ये इजराइल की मीडिया ने ये सब फैला दिया कि भाई सेना घुस गई। जब ये सभी लड़ाके छुप गए बंकरों में या गुफाओं में, तो पहले से उन स्थानों को चिन्हित करके रखा था इजराइल की एयरफोर्स ने। इजराइल की एयरफोर्स ने उन गुफाओं को टारगेट कर वहां बम डालने शुरू कर दिए, और अब ये गुफाओं के रास्ते बंद हो गए, गुफाएं पट गईं, गुफाएं टूट गईं। तो हमास के एक बड़े लेवल के, यानी कि बहुत बड़ी आबादी हमास की, जो उनके लड़ाके थे, वो गुफाओं के अंदर ही मर गए। अब इसको हालांकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी जिसको कहते हैं, उसने हिदायत दी इजराइल को, ऐसा मत करिए, ये वॉर रूल्स के खिलाफ है, ये इसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है। एक सीधा सा फॉर्मूला है उनका। मुसलमानों ने, हालांकि हिंदुस्तान का ये फॉर्मूला नहीं है, हिंदुस्तान का फॉर्मूला है कि हम सीने पर खाते हैं, पीठ पर वॉर नहीं करते हैं। ये सब राजपूतों के टाइम का आप देखोगे बड़े बड़े सारे प्रिंसिपल्स हैं। और महाभारत युद्ध के समय पे तो सवेरे वो बजाई जाएगी, उसी समय युद्ध होगा, फिर बजाई जाएगी तो शंख बजाएंगे तो बंद होगा, फिर रात में सब मिलेंगे, फिर दिन में लड़ेंगे। यही रामायण टाइम पर भी था कि भाई युद्ध का आह्वान सुबह करना और शाम को युद्ध विराम करना। लेकिन मुस्लिमों ने फॉर्मूला निकाला था, युद्ध, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अब इजराइल इस समय कह रहा है कि मोहब्बत और जंग में चूंकि सब जायज है, इसलिए
इस मामले में हम जंग कर रहे हैं, जंग में सब जायज है, मीडिया का इस्तेमाल करो, रात में करो, दिन में करो, सुबह करो, शाम को करो, और जैसे चाहो वैसे मारो, जैसे चाहो उसको साफ करो। ईस्ट यरूशलेम साफ करके हम कम से कम इस क्षेत्र को बिल्कुल बैलेंस कर लेंगे, और नहीं तो ज्यादा अगर ये युद्ध बढ़ता है तो ये भी संभव है कि वो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक भी खाली करवा लें और अपने पूरे रीजन को, जिसको ऑटोनोमस भी बना रखा था, क्योंकि युद्ध में कितनी कैजुअलिटीज होंगी, कितने लोग मरेंगे, कुछ पता नहीं। हर बार युद्ध छेड़ने वाले हमास के लोग थे 1990 के बाद एक्चुअली, इनफैक्ट, और उससे पहले इजिप्ट के द्वारा, जॉर्डन के द्वारा और मुस्लिम कंट्रियों के द्वारा युद्ध किए गए थे। हर बार 1990 के बाद 4 बड़े युद्ध हमास कर चुका है, और हर बार उनने ही युद्ध छेड़ा है, और हर बार वो आबादी अपनी कम की है। इस बार इजराइल के नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट है वो लगातार कह रहे हैं कि इस बार हम फाइनल करके ही रखेंगे, हम रोज रोज की अगली लड़ाई के रास्ते ही नहीं छोड़ेंगे। कितना कौन कारगर होगा दोनों में, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन मैंने आपको एक फाइन वो बताने की कोशिश की है कि आखिर माजरा क्या है। पूरा ये जो 5 लेक्चर हैं, पहले मैंने दिया था, फिर 3 अभी तक हो चुके हैं, चौथा ये वाला लेक्चर है, और एक पहले हो चुका, 5 लेक्चर हैं। इसके बाद भी 1-2 करूंगा जो फाइनल स्टेज बताएगा, तब करेंगे जब कुछ बड़ा घटना वहां पर होगी। लेकिन ये एक सच्चाई है कि रिलीजियस स्टेटहुड या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटहुड या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटहुड, कौन से रास्ते पर आप चलेंगे, ये आपको तय करना पड़ेगा। आज की तारीख में हिंदुस्तान में भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन चिल्ला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ये और वो अधिकार दिया है, वो ये और वो अधिकार कितने दिन तक बरकरार रहेगा, ये रिलीजन के ऊपर डिपेंड करता है, ये आबादी के ऊपर डिपेंड करता है। ये आज तय करना पड़ेगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन यहां बरकरार रखना है, इसका सेकुलर स्ट्रक्चर बरकरार रखना है, या फिर भविष्य में वही होना है जो ऑटोनोमस रीजन ऑफ फिलिस्तीन का हुआ। ये सभी कंट्रियों को सोचना पड़ेगा, सबको सोचकर इस पर काम करना ही पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।